ऑलराइट गाइस, तो गाइस पिछली वीडियो में बात की हमने रिएक्ट के बारे में, देखा था रिएक्ट क्या होती है एंड कैसे वर्क करती है एंड उससे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज की वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चीज के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, देखेंगे नेक्स्ट चीज के अंदर कौन सी फाइल क्या काम करती है, किस फाइल का क्या रोल होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं इस नाम से, प्रोजेक्ट नाम से। तो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर क्या करूंगा, वीएस कोड के अंदर खोलूंगा सिंपल इसको, वीएस कोड। अब क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट की वेबसाइट पे, वहां से क्या करेंगे, हम लेटेस्ट ऐप क्रिएट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट yes.org। सिंपल सा npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एड लेटेस्ट कॉपी करना है। ओके, अब सिंपल आने के बाद यहाँ पर आपको ये डालना है, देन डॉट। अब बात करते हैं सबसे पहले डॉट का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा डॉट लिखते हैं, डॉट का मतलब क्या होता है। तो डॉट का मतलब क्या होता है, जो हमारा फोल्डर है, जैसे मैं प्रोजेक्ट नाम से लिखा, अब ये क्या होगा, ये रूट कंसिडर होगा। ठीक है, रूट का मतलब जो मैं फोल्डर का नाम यहाँ देता, वो फोल्डर का नाम ये ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे आएगा। तो सबसे पहले पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट। मैं क्या करूँगा, जो डिफॉल्ट केस है मैं सिंपल वही रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल डिफॉल्ट रखता हूँ, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल उसको डिफॉल्ट था वैसे ही उसको रख दिया। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे, तो जितना मटेरियल था उसने उसी के अंदर डाल दिया। अगर मैं उस पर कोई डॉट की जगह कुछ नाम देता, लाइक मैंने दे दिया माई ऐप या फिर फर्स्ट ऐप, तो उससे क्या करता, वो एक फोल्डर क्रिएट करता एंड उसके अंदर ये सारी फाइल्स को डाउनलोड करता। बट मैंने क्या कहा उससे कि भाई जो मेरा फोल्डर है, रूट कंसिडर जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ही सारी फाइल्स को डाउनलोड कर दो। उससे मैंने सिंपल कहा था बस, डॉट लगाकर। अब इसके अंदर देखो तो कुछ फाइल्स आई हमारे पास। सबसे पहली फाइल है विच इज ऐप नाम से फोल्डर है, जिसके अंदर कुछ फाइल्स है। ठीक है, इसको अभी रखते हैं एंड उससे पहले कुछ और फाइल समझते हैं, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। ये नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, देखो नोड मॉड्यूल्स का मतलब वो होता है कि जिसके अंदर डिपेंडेंसी होती है। अब डिपेंडेंसी मतलब कि अगर हमें कोई ऐप रन करना है, यानी कि हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब नेक्स्ट को रन करने के लिए कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो चीजें अब नोड मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे कि हमें चाहिए रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट डॉम चाहिए, नेक्स्ट जीएस चाहिए, तो वो सारी चीज नोड मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल है कोड के फॉर्म में। बात करते हैं पब्लिक के बारे में। तो पब्लिक डायरेक्टरी क्या कहती है, पब्लिक के अंदर वो डेटा आता है जो हमें पब्लिकली एक्सेस कराना है। मतलब कि इमेज, पीडीएफ, वीडियोस एंड ऑल ऑफ दैट जो भी होता है पब्लिक एक्सेस, वो हमें पब्लिक के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं डॉट ई एस लेंट आर सी डॉट जिस के बारे में। ठीक है, अब पहले बताता हूँ ई एस लेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा इसके बारे में। ई एस लेंट का मतलब होता है, आपने देखा होगा ई एस लेंट क्या होता है। जैसे कि ई एस लेंट रूल्स फॉलो करता है। जैसे कि आपने रिएक्ट जिस में क्या किया, कुछ एरर्स हो गए। अब वो एरर्स आपको रन टाइम पे कुछ एरर दे सकते हैं। तो ई एस लेंट क्या कहता है, प्रिवेंट करता है आपको, देख भाई तू आगे बढ़ने से पहले इस एरर को सॉल्व कर ले, बिकॉज अगर तू आगे गया तो ये एरर तेरा कुछ बिगाड़ सकता है तेरे प्रोजेक्ट का। उससे पहले क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि भाई रुक जा, पहले इस एरर को सॉल्व कर ले। तो ईएसलिंट क्या एक टूल है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे कोड को मेंटेन करता है। सेकंड थिंग, हमारे कोड में जितने भी एरर्स होते हैं उनको फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, ओके। अब यही काम ये करती है, ये क्या करती है, बताती है कि देखो ये चीजें, एंड इसमें कुछ कॉन्फिडेंस लिखी होती है। बात करते हैं डॉट गिट इग्नोर फाइल के बारे में, कि डॉट गिट इग्नोर के बारे में क्या करते हैं। अच्छा, अगर देखो तो इसके अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बना है डॉट गिट नाम से, बट ये म्यूट फोल्डर है। अगर देखोगे ना तो ये सारे फाइल जो फोल्डर है वो हमारे हाईलाइट हो रहे हैं, बट ये वाला नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये क्या म्यूट फोल्डर होता है, मतलब कि हमने बना दिया बट इसको पता नहीं है। इसको नहीं पता हमारे फोल्डर को, बट उसको पता है जहाँ पर इस डायरेक्टरी को पता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम गेट पे कोई फाइल पुश करते हैं, इस गेट के अंदर जो कमिट्स होती हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे डॉट गेट फोल्ड के अंदर होते हैं। अब डॉट गेट इग्नोर क्या करती है, जो चीज हमें पुश नहीं करनी है वो चीजें हम इसके अंदर मेंशन करते हैं, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। अब नोड मॉड्यूल पुश क्यों नहीं करते हैं, अगर इसका साइज चेक करें, इसका मैंने साइज चेक किया सिंपल सा, तो यहाँ चेक करोगे 288 MB का अप्रोक्सीमेट मिलता है हमें। इस साइज को हम पुश नहीं करते, बिकॉज हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि इसको हम कैरी कर पाएंगे, इसको ग्रैब कर पाए। ना ही हमको प्रोडक्शन पुश करते हैं, ना ही हम कहीं पर, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे कोड को एक लैग कर देता है। वहाँ क्या होता है कि बेसिकली जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए हम डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड कैसे करते हैं, जब हमारे पास पैकेजेस में होती है ना फाइल, तो ये ऑटोमेटिक हमारे लिए काम करती है। अभी कैसे काम करती है, अभी आते हैं इसके ऊपर। तो सिंपल आते हैं दोबारा। अब बात करते हैं किसकी, जेस कॉन्फ़िग के बारे में। अब जेस कॉन्फ़िग क्या, हमारी फाइल है जिसके अंदर ना पाथ डिफाइन किया हुआ है। अब ये पाथ क्या है, बेसिकली इसका मतलब तो ये है कि अगर हम कोई फोल्डर हमें इंप्लीमेंट करना हो तो हम सिंपल एक लगाएंगे क्या, एट द रेट और स्लैश उस फोल्डर का नाम, ये काम कर देगा। बट इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, सेटिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो इसके अंदर हम लिखते हैं। बात करते हैं डॉट नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस के बारे में। ये नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन रखती है, जैसे कि एनोर वेरिएबल्स, हेडर्स एंड ऑल ऑफ दैट, जैसे कि इमेजेस का डोमेन्स हो गया, उनको पॉइंट करना, वो चीजें ये इनका काम होता है नेक्स्ट कॉन्फिग का। ठीक है, इसका भी बहुत रोल होगा, इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे।
बात करते हैं पैकेज लॉक जेसन के बारे में। ये पैकेज लॉक जेसन क्या होती है? अब देखो एक कोई डिपेंडेंसी होती है। अब मान लो आपने कोई पैकेज इंस्टॉल किया, मैंने बोला रिएक्ट पैकेज इंस्टॉल किया। अब रिएक्ट के अंदर कौन-कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, उनके अंदर कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज़ हैं, वो किस वर्ज़न की हैं, उनको हैंडल करना वो कहाँ से आ रही है, वो काम होता है पैकेज लॉक जेसन का। ये क्या है इंडेक्सिंग करती है कि किस फाइल कहाँ से आई, इस फाइल का क्या नाम था, इस फाइल को कैसे लाया गया। तो वो चीज़ें हम इस पैकेज जेसन के अंदर डिफाइन करते हैं। ये ऑटोमैटिक बनती है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, क्योंकि ये बहुत लंबी होती है। अगर देखोगे तो इतना लंबा फाइल होता है इसके अंदर, इसमें लाइक 3624 कोड लिखा हुआ है। तो पढ़ सकते हो इज़िली अगर पढ़ना चाहो, बट इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो इतनी डिपेंडेंसी होती है, एक डिपेंडेंसी के अंदर 6 डिपेंडेंसी इंस्टॉल की जाती है। ओके, बात करते हैं पैकेजेज़न के बारे में। अब पैकेजेज़न क्या होती है? देखो पैकेजिंग सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो पैकेजेज़न आपके पूरे प्रोजेक्ट की एक रूट होती है, एक हार्ट होता है। क्यों होता है? अब समझाता हूँ आपको मैं। देखो, पैकेजिंग क्या होती है? ये आइडेंटिटी होती है आपके प्रोजेक्ट की कि आपका प्रोजेक्ट किस नाम से दिख रहा है ना प्रोजेक्ट नाम से। अभी प्रोजेक्ट कहाँ से आया? मैंने डाला नहीं था। ये क्या किया रूट से कंसीडर कर लिया इसने ऑटोमेटिक कि प्रोजेक्ट नाम से था। वर्जन था, प्राइवेट है, हार्ड टू है। इसके अंदर स्क्रिप्ट्स होती है। स्क्रिप्ट्स मतलब कि जब हमें रन करना है, जैसे कि टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग कर सकते हैं, स्टार्ट करना है टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्ड करना है बिल्ड कर सकते हैं, डेवलपमेंट रन करना है डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट कमांड्स क्या होंगी? हम इनको रन कर पाएंगे। बात करते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ये वाली डिपेंडेंसी हमारी मेंशन होती है किसके अंदर? नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है? जो क्या करेंगी हमारी मदद करेंगी ऐप को बिल्ड करने में, ऐप में जैसे कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं, प्रॉप्स करना है, जो भी हमें एक रिएक्ट का पूरा टेस्ट लेना है, वो सारा काम हम कम करते हैं किसी डिपेंडेंसी की वजह से। अगर ये नहीं होंगी तो हमारा प्रोजेक्ट किसी प्रकार से नहीं बन पाएगा। बात करते हैं डेव डिपेंडेंसी। अब डेव डिपेंडेंसी क्या होती है? अगर आपने नाम सुना है किसका? नोड मोड का। नोड मोड क्या करता है? हमें डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ऐसी डेव डिपेंडेंसी होती है जो हमें डेवलपमेंट रिलेटेड काम करवाती है। तो ये हमारी डेव डिपेंडेंसी होती है जो हमारी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। ठीक है? क्लोज करते हैं एंड बात करते हैं रीडमी फाइल के बारे में। ये रीडमी फाइल क्या होती है? रीडमी फाइल एक मार्कअप फाइल होती है जिसको हम डॉट एमडी से जानते हैं, जिसका एक्सचेंज क्या है? डॉट एमडी। इसको बोला जाता है मार्कडाउन। इसके अंदर बेसिकली हम एक अपनी प्रोजेक्ट के बारे में एक ब्यौरा लिखते हैं, एक पूरा राम कथा लिखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ये है, इसको रन करना ऐसे रन होगा, अगर कोई डेटाबेस लगाना तो ऐसे डेटाबेस लगेगा। इससे क्या होगा कि अगर हम थर्ड पर्सन को अपना प्रोजेक्ट सर्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा उसको मालूम पड़ जाएगा, हाँ यार, तेरा प्रोजेक्ट ये था, इसके अंदर तूने ये चीज़ की होंगी और तूने कुछ अपने बारे में लिखा होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो समझ जाता है कि हाँ यार, तूने बहुत बढ़िया किया। इससे क्या कि आपका एक आइडेंटिटी बन जाता है, एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो आप अपने प्रोजेक्ट की, तो वो चीज़ें हम readme.md के अंदर मेंशन करते हैं। अगर आप गिटहब के अंदर जाओगे तो गिटहब के अंदर पूरा इसका सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर जब कोई ब्रांच क्रिएट करते हो, कोई भी आप कोई रिपॉजिटरी क्रिएट करते हो, तो वहाँ पर readme.md बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, या फिर आप क्रिएट कर सकते हो। वहाँ से क्या होता है पूरा का पूरा आपको दिख जाता है पूरा व्यू, जिससे आप पहचान सकते हो कि यार मेरा प्रोजेक्ट ये था, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ये लिखा था। एक फ़ायदा होता है इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर मान लो आप 10 साल, 15 साल बाद आते हो, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि आपने इस फ़ाइल के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया था, क्या-क्या लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। तो उससे क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे लिखा हुआ है ना कि अगर आपको रन करना है, तो एनपीएम रन टाइप कर सकते हो, yarn टाइप कर सकते हो, पीएनपीएम कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद ये कर सकते हो। तो ये चीज़ें पूरी लिखी हुई है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक एल्गोरिथम लिखी है आपने, ठीक है? बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बट अगर आप थर्ड पर्सन सर्व कर रहे हो, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, बिकॉज़ आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है और मुझे किस कमांड से क्या काम करना है, अगर आप एक से ज़्यादा किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो। क्लोज़ करते हैं। अब आते हैं फ़ोल्डर्स के बारे में। आप देखो पहले फ़ोल्डर के बारे में, व्हिच इज़ ऐप नाम से। जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड काम होगा, जो भी हम काम करेंगे नेक्स्ट के अंदर, वो ऐप के अंदर करेंगे। काम करते हैं, इसको स्टार्ट में लेते हैं। तो मैं कहूँगा यार्न स्टार्ट, यार्न डेव। अच्छा यार्न डेव क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर। देखो, अगर मुझे डेवलपमेंट रन करना है, तो मैं करूँगा यार्न डेव। अगर मुझे बिल्ड करना है, किसके लिए? प्रोडक्शन रेडी, तो मैं करूँगा यार्न बिल्ड। यहाँ पर अगर उस बिल्ड को मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? यार्न स्टार्ट। अब यार्न क्या है? यार्न बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है जो क्या करता है बिल्कुल एनपीएम की तरह होता है, बल्कि ये फास्ट होता है थोड़ा, ठीक है? आप यूज़ करते हो किसका? एनपीएम का, बट मैंने यूज़ किया किसका? यार्न का। यार्न थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा फास्ट होता है, ज़्यादा फास्ट नहीं, ठीक है? और बहुत सारे पैकेज मैनेजर होते हैं, लाइक पीएनपीएम होता है, बन होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी यहाँ पर मेंशन था रीडमी के अंदर, तो ये मेंशन था ना इस तरीके से। तो रीडमी का इतना फ़ायदा है, अगर मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पर रीडमी कितना फ़ायदा दिया है इन्होंने, बताया हुआ है कि ये स्टेप फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो डॉक्यूमेंट में जाओ, वहाँ देख सकते हो डिप्लोमेट के लिए। ठीक है, ऐप के अंदर आते हैं दोबारा। देखो एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ व्हिच इज़ डॉट नेक्स्ट नाम से, ठीक है? इसके बारे में बताएँगे, पहले इसके बारे में समझते हैं ऐप के बारे में। देखो, ऐप के अंदर क्या है, जितना भी डेवलपमेंट रिलेटेड काम होगा, वो सारा हम ऐप के अंदर लिखेंगे। मतलब कि जो हमें ब्राउज़र में शो होगा, जिसकी वजह से इंटरेक्शन करेंगे, जो भी एपीआईज़ क्रिएट होंगी, एपीआई राउट्स होंगे, वो सारे ऐप के अंदर आएँगे, ठीक है?
अब ये क्यों आएँगे, अब समझते हैं। तो ऐप क्या है, यहाँ पर जड़ है। जैसे कि हम रिएट में पढ़े थे, रिएट में क्या था, हमारे लिए एसआरसी फ़ोल्डर दिया था। एसआरसी इसके अंदर भी होता है, अगर आपने देखा होगा जब हमने स्टेप पूछा था किसके लिए, एसआरसी के लिए। तो उसमें क्या होता है, वो एसआरसी क्रिएट कर देता है बिल्कुल रिएट की तरह। उसमें क्या होता है, अगर हमें कंपोनेंट्स, पेजेस, लेआउट जो भी क्रिएट करना है, वो इसके अंदर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, उसको यूज़ ना करके हम करते हैं ऐप का। ऐप में क्या है कि यहाँ पर आप जो कंपोनेंट्स बनाओगे, वो एज़ अ रूट में बनाओगे। यहाँ पर जो है, यहाँ रूट पे आपने बनाया कंपोनेंट्स, कंपोनेंट बना लिया। आपने बनाया क्या, लेआउट्स, लेआउट बना लिए। आपने बनाया प्रोवाइडर्स, अगर आप कॉन्टेक्स्ट या फिर आप रेडक्स यूज़ करोगे, तो बनाओगे प्रोवाइडर्स, तो यहाँ पे बना ली। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर आप ऐप के अंदर इनको इम्पोर्ट कर पाओगे डायरेक्ट। बट एसआरसी के अंदर क्या होता है कि ये सारे जो फ़ोल्डर बनाए आपने, वो आपको एसआरसी के अंदर ही बनाने पड़ेंगे। ये पूरा उसका रेस्ट्रिक्शन है और आपको बता दूँ वो कोड मेशी हो जाता है। तो इससे बढ़िया क्या है, आप इसका यूज़ करो, बहुत प्रिटी लगता है इसका कोड और एक अच्छा लगता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर फाइल्स के बारे में। पहली फाइल है favicon.ico। ये favicon का मतलब क्या होता है? अभी आप देखोगे यहाँ पर, तो हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक आइकन आ रहा है ना, ये क्या है? ये बेसिकली आइकन है अपने ऐप का, जिससे मालूम पड़ रहा है कि हाँ, एक आइकन होता है। जैसे कि हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, प्ले स्टोर देखोगे या फिर कोई गेम खेलोगे, तो गेम का एक आइकन होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट का एक आइडेंटिटी हो गया कि यार एक आइकन है, वेबसाइट आइकन हो गया। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का एक आइकन है खुद का, नेक्स्ट चीज़ का खुद का आइकन है, कोई और वेबसाइट होगी खुद का आइकन होता है। ऐसे ही आइकन्स होते हैं। ठीक है? अगर बात की जाए इसकी, इसका एक्सटेंशन क्या है? आईसीयू। और ये ऑटोमैटिक लग रहा है, अगर इसको रिमूव कर दोगे ना यहाँ से, इसको डिलीट कर दिया जाए, तो देखोगे यहाँ पर और कंट्रोल शिफ्ट आर करोगे, ऑटोमैटिक चला जाएगा। अभी मेरा क्या कैच में स्टोर है, तो अब देखो चला गया ना ऑटोमैटिक, तो ये बोलेगा नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं किसका, ग्लोबल डॉट सीएस के बारे में। अब ग्लोबल सीएस क्या है बेसिकली, जो भी चीज़ हमें दिख रही है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट को अगर मैं रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, बिल्कुल पेज रिफ्रेश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, कुछ है ही नहीं इसके अंदर भाई। अगर स्टाइल ही नहीं होगा तो पेज में दिखेगा क्या, या तो एचटीएमएल कंटेंट है, एक ढांचा रखा हुआ है। तो इस ढांचे को सजाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल सीएस का यूज करते हैं। अब ग्लोबल सीएस का मतलब है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी सीएस लिखी जाएगी, जितना ग्लोबल कंपोनेंट, जितना ग्लोबल सीएस होगा, वो हम यहाँ लिख सकते हैं और उनको यूज करते हैं डायरेक्ट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, ग्लोबल डॉट सीएस का। बात करते हैं लेआउट डॉट जेएस की कि लेआउट डॉट जेएस है क्या एंड कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, अब मानते हैं कि हमने कोई बैच, जब हम एचटीएमएल कोड लिखते हैं, वहाँ क्या लिखते हैं हम, एचटीएमएल लिखा, हेड लिखा, बॉडी लिखा, स्क्रिप्ट लिखा एंड बॉडी एचटीएमएल क्लोज, ये सब लिखते हैं। तो वही चीज़ क्या लेआउट होती है। अब लेआउट में सिंपल क्या लिखते हो, अपने एचटीएमएल लिखा यहाँ पर देखो, इसको रिमूव करते हैं पहले तो, इसको रिमूव किया। मैं सिंपल आता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सबको रिमूव करूंगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके दिखाऊंगा आपको। इसको हम रिमूव करते हैं, बिल्कुल सिर्फ है। अगर देखो तो काम वही करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, 1% का एरर नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर आते हैं और सिंपल, हाँ सीएस नहीं आएगी तो एक काम करो, सीएस को हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज हमने रीएडिशन पढ़ा हुआ है सीएस कैसे अप्लाई की जाती है। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल डॉट सीएस को ले लेंगे, ग्लोबल डॉट सी एस एस। ग्लोबल से पहले तो ग्लोबल, हाँ ग्लोबल नहीं है वो, तो माई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आओगे तो आपको दिख जाएगा, देखो ये इस तरीके से आप देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको एचटीएमएल लिखा हुआ है जिसमें लैंग्वेज आपने इंग्लिश लिखी हुई है। आप चाहो तो हिंदी लिख सकते हो, या चाहो तो आप रशियन लिख सकते हो, कुछ भी तरीके लिखते हो। यहाँ पर आप देखो बॉडी लिखा हुआ है। अब बेसिकली जब बॉडी में कोई कंटेंट लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं हम, सिंपल सा इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं मान लो। चलो इसको रिमूव किया हमने। अब ये क्या है, कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट, रिएक्ट का कंपोनेंट। यहाँ पर क्या है, एचटीएमएल बॉयलर प्लेट है, सिंपल सा इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ मान लो। इसको मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर क्या लगा, फ्रेगमेंट लगाया। अब फ्रेगमेंट लगाया, मैंने एच में लिखा क्या, हेलो, सिंपल लिखा मैंने। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सिंपल सा, देन यू सी यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे हेलो मिल रहा है। टोटली फाइन, क्यों, क्योंकि हमने हेलो प्रिंट किया है। यहाँ पर एक चीज गौर करने की बात है कि यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है। है ना, जब हम रिएट में पढ़ रहे थे, वहां पर हमें फाइल मिली क्या, इंडेक्स नाम से, ऐप नाम से। बट यहाँ पर हमको इंडेक्स नहीं है और ऐप नाम से नहीं है। एंड रिएट के अंदर एक रूल होता है, रूल क्या है कि जितने भी पेजेस होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनका जो फाइल होता है, उनका एक्सटेंशन जो होता है, कैपिटलाइज होता है, यानी कि एक फॉलो किया जाता है कैपिटलाइज। बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, जब आप नेक्स्ट 14 के अंदर, 13 के अंदर आए हो, तो यहाँ पर क्या चेंजेस मिले आपको, चेंजेस क्या मिले कि आपके ऐप के अंदर अगर आपको कोई फाइल रन करनी है, तो आपको पेज डॉट जेएस नाम से फाइल मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी चल रहा है, वो चल रहा है पेज की मदद से। बट अभी आपको दिख रहा है किसकी मदद, लेआउट की मदद से। अब लेआउट क्या काम कर रहा है, मैंने बताया कि जैसे एचटीएमएल क्या होता है, हेड होता है, एचटीएमएल होता है, स्क्रिप्ट होता है, बॉडी होता है। तो ऐसे ही लेआउट क्या करता है, आपके जो पेज है,
उसको स्ट्रक्चर करता है। एंड जो बॉडी कंटेंट होता है, जो भी बॉडी के अंदर जो कंटेंट होता है, लाइक आपने जो भी लिखना डेटा, वो डेटा आप पेज डॉट जेएस के अंदर उसको काटते हो, मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ठीक है? आपने क्या किया, जो एचटीएमएल का बॉयलरप्लेट कोड होता है, जो एम्बेड होता है, उसको आधा कर दिया कि बॉडी को मैं अलग लिखूँगा और बाकी का कंटेंट जो स्ट्रक्चर है, उसको तुम फॉलो करो। इससे क्या होगा, लेआउट क्या करेगा, ऑटोमैटिक एज़ अ चिल्ड्रन एक प्रॉप गेट करेगा, उसको यहाँ प्रिंट करता है वो। बस सिंपल सा काम करता है। जो भी पेज का कोड होता है, उस पेज को कोड को यहाँ रेंडर करता है। कौन करता है? आपका लेआउट। अगर मैं इसमें तीनों फाइल को रिमूव कर दूं, जो जितनी फाइल्स इनको रिमूव कर दिया जाए, मैंने सबको रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ पर देखोगे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक मिलेगा क्या, 404 का पेज मिलता है, वो भी डिफॉल्ट पेज जो भी हमें नेक्स्ट.जेएस देता है। रिफ्रेश किया, थोड़ा टाइम लेगा, बिट टाइम, बिकॉज ये कंपाइल करेगा, देखेगा कि ऐप के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। यहाँ मिल चुका क्या, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। अच्छी बात है, क्योंकि ये पेज है ही नहीं हमारे पास, कुछ डेटा ही नहीं मेरे पास। अब देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई राउटिंग नहीं है। अब ऐसा टाइम इस टाइम पे कोई राउटिंग नहीं, क्यों? क्योंकि ऐप को हमने खाली कर दिया, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। और राउटिंग कहाँ से होगी? राउटिंग के लिए हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हमने, ना राउटर लिया है, कुछ भी नहीं लगाया। अब यहाँ पर क्या होता है, राउटिंग हमें इनबिल्ट मिलती है। रिएक्ट.जेएस के अंदर हमें react.dom यूज़ करना पड़ता है, बट यहाँ क्या है, हमें पूरा आपको react.dom इंग्रेडिएंट मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको सेल्फ राउटिंग मिलेगी, बट यहाँ पर चेंजेस ये है कि आपको यहाँ पर फ़ोल्डर बेस्ड राउटिंग मिलती है। जैसे कि ऐप क्या, यहाँ पर आपका होम पेज है, तो होम पेज के लिए आप क्रिएट करो क्या, पेज.जेएस नाम से। पेज नाम से ही क्रिएट करनी है, किसी और नाम से नहीं करनी है। लेआउट ऑटोमेटिक आ जाएगा बन के, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। देखो, लेआउट ऑटोमेटिक आ चुका है, मैंने नहीं बनाया उसको, ऑटोमेटिक आ चुका है, जिसके अंदर मेरा डेटा आ चुका है। बात करेंगे इसके बारे में, अभी इसको लीव करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फंक्शन, एक कंपोनेंट बन के आया, जिसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ फंक्शन को रूट लेआउट नाम से, जो चिल्ड्रन गेट कर रहा है, एचटीएमएल का कोड है यहाँ पर, ठीक है, टोटली फाइन। अब क्या करते हैं, हम पेज के अंदर कोई डेटा लिखते हैं, लाइक मैं लिखा RAFC, और ये मैंने H1 हेलो कृष्णा, हेलो लिखते हैं ना कि हेल्प, बोल सा हेलो, ये लिखा मैंने। अब यहाँ देखोगे तो मुझे हेलो कृष्णा मिल रहा है। अब किसकी वजह से मिल रहा है मेरे को, किसकी वजह से मिल रहा है, लेआउट में से। क्यों मिल रहा है? क्योंकि लेआउट में हमने एज चिल्ड्रन इसको गेट किया, किसको, पेज को। यहाँ पर एक चीज गौर करने की बात है, सिंपल सी बात है कि आपने इस बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसमें किया है पेज के अंदर। अब पेज के अंदर जो भी डेटा लिख रहे हो, किसके अंदर आ रहा है, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो लेआउट का और पेज का पूरा कॉम्बिनेशन है। अब मान लो कि आपको कोई राउटिंग करनी है, मैंने बोला कि भाई मेरे पास कुछ पेजेस और हैं, जैसे कि हम उसमें क्या कर रहे, react.dom यूज कर रहे थे, वहां पर हमने यूज किया, लाइक हमने क्लिक किया, तब ये काम कर रहे थे। बट यहाँ क्या है, आपको लाइक आपने लिखा अबाउट। अब अबाउट के अंदर अगर आप कोई फाइल बनाते हो, किस नाम से, index.js, आप index.js बनाते थे, index.js, लाइक आपने लिखा RFC, react arrow function component export, एंड जो भी लिखना है ये लिख दिया। अब यहाँ पर आओगे, आपने लिखा क्या, अबाउट, सिंपल लिखा मैंने अबाउट। भाई अबाउट नाम से मेरा फ़ोल्डर है, एग्ज़िस्ट करता है, बट यहाँ पर एक काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? मैंने बताया आपको, क्योंकि आपको जो फ़ाइल का नाम है वो रखना पड़ेगा क्या? page.js, सिंपल। यहाँ पर लेआउट नहीं आएगा, यहाँ पर लेआउट नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहाँ देखोगे आपका राउटिंग बोल चुका है। अब मैं बताता हूँ कि लेआउट का माजरा क्या है। देखो, ये लेआउट जो है ना, वो आपका एक ग्लोबल लेआउट है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पेजेस होंगे, वो इस लेआउट के ऊपर होकर जाएँगे, इस लेआउट से होकर जाएँगे। मतलब कि अगर आप नेक्स्ट.जेएस 12 से, तो आपको पता होगा अंडरस्कोर app.js फाइल आती थी, देखिए, वही फाइल यही है, तो बोल दो इसको, क्योंकि ये क्या करती है कि आपके जो चिल्ड्रन, जो कि आपका कंपोनेंट है, उसको रेंडर करने का काम ये करती है, ठीक है। अगर आपको नेप बार लगाना है, फुटर लगाना है, आप यहाँ लगाओ, आपको हर फाइल में बोलेगा। देखो, जैसे अबाउट में था, अबाउट में हमने लेआउट नहीं लगाया, अगर मैं H1 लगा दूं यहाँ पे, क्या ऐसा नेप बार, H1 ऐसा नेप बार लगा दी मैंने, तो यहाँ देखोगे कि H1 ऐसा नेप बार यहाँ काम कर रहा है। और आप चाहो तो सेपरेटली खुद एक लेआउट क्रिएट कर सकते हो, कहाँ पर, यहाँ पर अबाउट के अंदर, तब भी ये काम करेगा। लेआउट लिखा आपने, और लेआउट का कोड जो भी होता है वो आपने लिख दिया, जैसे कि ये वाला कोड मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, सिंपल किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर सेव कर सकते हो। एंड अब देखोगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर रूट ना करके इसको कर दे क्या, अबाउट लेआउट, नेम चेंज किया बस बेसिकली मैंने यहाँ देखोगे, तो काम वही सेम करता है, अलग कुछ भी नहीं कर रहा। लेआउट का काम यही है कि आपके जो पेज है उसको स्ट्रक्चर करना, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हुआ बेटर वे में। इसको क्लोज करते हैं एंड बात करते हैं मेटा डेटा क्या होता है। देखो, इस मेटा डेटा का मतलब ये है कि आपके पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एसईओ पर्पस होता है, वो इसके लिए होता है कि आप इसमें मेटा डेटा, सर्वर साइड रेंडरिंग, ये सारे काम अचीव कर पाते हो। तो ये क्या छोटा पार्ट है आपका मेटा डेटा,
क्यों क्या कर रहे हो, आप स्टैटिक लिख रहे हो, जहाँ पे टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। अगर इसको चेक करोगे तो सिंपल लिखना कंट्रोल यू, यहाँ पर आओ एंड यहाँ देखो, यहाँ पे लिखेगा आपको टाइटल। टाइटल क्या है भाई, टाइटल 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 एंड फिर टाइटल तो वही मिल रहा, नेक्स्ट जीएस। अब ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, यहाँ देखो ये वाला। अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ क्या अबाउट, लिख दिया क्या अबाउट, देखना सिंपल चेंजेस किए मैंने। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, अबाउट मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या मिल रहा है हमें, जनरेटेड बाय नेक्स्ट। अब ये कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है। अगर मैं लिख दूँ क्या हाय बाय नेक्स्ट, ऐसे लिख दिया मैंने, सिंपल सा कोई रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, देन यू सी यहाँ पर क्या आ रहा है, हाय बाय नेक्स्ट। तो आपके कोड को एक यूजर फ्रेंडली बनाना ये नेक्स्ट का काम है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है एक काम कर, तू कोडिंग कर, बाकी का मैं कर लूंगा अपने आप। तो ये काम नेक्स्ट का होता है। तो आई होप क्लियर हुआ कि ये काम क्या कर रहा है मेटा और कैसे ये वर्किंग करता है। ये क्या स्टैटिक है, आप चाहो तो डायनेमिक क्रिएट कर सकते हो, डायनेमिक हम पढ़ेंगे डायनेमिक कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ है कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया आपको पेज का क्या होता है। पेज एक आपका बॉडी डेटा है, जो बॉडी आपका रेंडर हो रहा है किसमें, लेआउट के अंदर। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, आप क्या करोगे, फाइल ना क्रिएट करके यहाँ करते हो फोल्डर क्रिएट करते हो एंड उसके अंदर काम करते हो। एंड फोल्डर के अंदर आपका पेज नाम से फाइल होना चाहिए, मस्ट है, होना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि इसको लेआउट को और पेज को रिमूव कर दो। अब मान लो कि आपने फोल्डर क्रिएट किया अबाउट नाम से, ठीक है, बट अब यहाँ पर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट ना लिखकर आप लिखना चाहते हो क्या, अपना सर्वर कोड। सर्वर कोड मतलब कि API राउट्स, डेटा प्रिंट करना, डेटा गेट करना, पोस्ट गेट, जो भी रिक्वेस्ट होती है वो सारी। तो आप क्या करो, अबाउट के अंदर आओगे, एक फाइल क्रिएट करो जिस नाम राउट ROUTE.js नाम से, यही गेट करना है। इसके बाद आपको कहना राउट डिफाइन करने हैं। अब राउट कौन कौन से होते हैं बताता हूँ आपको, जैसे कि HTTP मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और जितने भी होते हैं वो सारे आप इसके अंदर डिफाइन करो। मैंने बोला क्या, एक्सपोर्ट। अब देखो एक से ज्यादा एक्सपोर्ट लगाने होते हैं हमें, तो क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते हैं क्या, नेमिंग एक्सपोर्ट। तो यहाँ करते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन, फंक्शन गेट। मैंने सिंपल किया, बहुत सिंपल सा, ये एक लिखा मैंने। और मैं लिखा क्या, नेक्स्ट रेस्पॉन्स, एक पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे बट अभी समझ लो नेक्स्ट रेस्पॉन्स लिखना आपको सिंपल, और रिटर्न करना है बस यहाँ पे नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेएसएन, एक मेथड है इसके अंदर। इसके अंदर लेते डेटा विच इज हाई, दिस इज, बहुत सिंपल लिखा मैंने, उसके लिए कुछ भी लिखा। अगर मैं अबाउट पे हिट करता हूँ तो देखो क्या मिल रहा है, हमें जेसन मिल रहा है। ठीक है, क्या ये काम मेरा इसके अंदर कंसिडर था, क्या पेज के अंदर हो पाता, नहीं हो पाता। अगर मैं सेम को कॉपी करूँ और इसको मैं यहाँ लिख दूँ, तो देखते हैं कि इसके अंदर स्लैश के अंदर स्लैश पे काम करता है कि नहीं। तो स्लैश को मैंने हिट किया तो यहाँ देखोगे तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, एक एरर मिलता है। क्या मिलता है, द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ क्रिएट कंपोनेंट इन पेज। ये चीज मेक श्योर करना कि आप ऐसी गलती ना करें। तो गाइस आई होप क्लियर हुआ ये कैसे काम कर रहा है और किस फाइल का क्या रोल है, पूरा समझा। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ पूरा। सो अभी इस वीडियो को रहते गाइस, एंड गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड प्लीज को एक्सेस नहीं किया तो यार प्लीज बुकमार्क कर लो, एक्सेस कर लो। सो अभी इस वीडियो को देखते गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।